टाइगर न्याजी के नाम से पहचाने जाने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान क्या वाकई इतने बुज़दिल इंसान थे कि उन्होंने सिर्फ एक धमकी के बाद हथियार डाल दिए, जिसके बाद पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। अपने सीने पर सबसे ज्यादा फौजी मेडल सजाने वाले जनरल न्याजी ढाका के पलटन मैदान में सरेंडर करने पर क्यों मजबूर हुए? जनरल न्याजी और इमरान खान एक दूसरे के क्या लगते हैं? क्या वाकई ही जनरल न्याजी औरतों के रसिया थे और बांग्लादेश बन जाने के बाद जनरल न्याजी इंडिया के किस शहर में जंगी कैदी बनाए गए? मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी पाकिस्तानी अस्करी तारीख के वो इकलौते आर्मी ऑफिसर थे कि जिनके यूनिफॉर्म पर सबसे ज्यादा मेडल सजे नजर आते। जनरल गुल हसन अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि 1971 में जनरल न्याजी को मशरकी वहाज की क़यादत सौंपी गई तो जनरल गुल हसन रावलपिंडी के GHQ में बैठे थे। ये इम्तिहान की घड़ी थी। एक के बाद एक जनरल मशरकी पाकिस्तान की कमान संभालने से इनकार कर रहा था। फिर ये जिम्मेदारी जनरल न्याजी को सौंपी गई, जिसका सीना 28 तमगों से जगमगा रहा था। उन्हें 3 डिवीजन फौज के साथ मशरकी पाकिस्तान का दिफा करना था। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी किताब आ स्ट्रेंजर इन माई ऑन कंट्री में लिखते हैं कि जनरल न्याजी ने मशरकी पाकिस्तान तैनाती के बाद अफसरान से कहा कि मैं इस हरामजादी बंगाली कौम की नस्ल बदल दूंगा। उस मौके पर एक बंगाली फौजी ऑफिसर मेजर मुश्ताक भी वहां पर मौजूद थे। वो अपने बॉस जनरल न्याजी की बात से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार दी। 17 अगस्त 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक के साथ तैयारे हादसे में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर सदीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा के मुताबिक 10 अप्रैल 1971 के रोज जब मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने ईस्टर्न कमांड जनरल न्याजी के सुपुर्द की तो वो कहने लगे कि मेजर जनरल खादिम, तुमने फौज की कमान तो मेरे सुपुर्द कर दी, लेकिन तुम मुझे अपने मिस्ट्रेसेस की कमान कब दोगे? मशरकी पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन हो रहे थे। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए ढाका पहुंच चुका था। दिसंबर 1971 में जनरल न्याजी ने ढाका में BBC के रिपोर्टर से कहा कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बन चुकी है। जनरल न्याजी का ये जुमला आज भी तारीख में दर्ज है कि ढाका विल फॉल ओनली ओवर माय डेड बॉडी। मशरकी पाकिस्तान के अलमनाक सानहे के बाद जनरल न्याजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपने शहर में बुर्का पहन कर जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आया जब मशरकी पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने ढाका के मशहूर प्लेटन ग्राउंड में दुश्मन भारत के सामने घुटने टेक दिए। जनरल न्याजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के रूबरू हथियार डाल दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं पाकिस्तान के 93,000 फौजी जंगी कैदी बनकर भारत की हिरासत में चले गए। ब्रिगेडियर सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में लिखते हैं कि GHQ ने जनरल न्याजी को हथियार डालने का कोई भी हुक्म नहीं दिया, उन्हें सिर्फ जंगबंदी के ऑर्डर्स दिए गए थे। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ढाका में अददी फौजी बर्तरी रखने और मजीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल न्याजी ने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल न्याजी को यह धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो उनके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जनरल न्याजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपना रिवॉल्वर जमा करवाया जो आज भी इंडिया के आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। जनरल न्याजी को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ हिरासत में ले लिया गया। वो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में कैद काटते रहे। ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि जब उन्होंने कलकत्ता के तारीखी फोर्ट विलियम में जनरल न्याजी से सकूते ढाका का जिक्र किया तो जवाब में जनरल न्याजी सिर्फ गिले शिकवे करते रहे। फिर जनरल न्याजी से सवाल पूछा गया कि आपके पास तो थोड़े से वसाइल थे, अगर वही थोड़े वसाइल ठीक से इस्तेमाल होते तो जंग मजीद चल सकती थी। जवाब में जनरल न्याजी ने कहा कि इसका क्या फायदा होता, ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती। इसके बावजूद इंजाम वही होता। मैं हजारों बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने की बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो पावर में आए तो 3 स्टार जनरल न्याजी को 2 स्टार रैंक का मेजर जनरल बना दिया गया और फिर जुलाई 1975 में उन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। भुट्टो साहब ने जनरल न्याजी से हलाल जुरत समेत तमाम फौजी मेडल्स वापस ले लिए, फिर उनकी पेंशन भी जब्त कर ली गई। सीनियर सहाफी जिया शाहिद मरहूम ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू किया। वो बताते हैं कि जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ
ضیاء شاہد ہم سے بہت غلطیاں ہوئی لیکن جتنا جھوٹ کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کا تو 1% بھی درست نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جنرل نیازی کی مسلسل کردار کشی ہوتی رہی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل نیازی مشرقی پاکستان کی کمان لیتے ہوئے میجر جنرل خادم حسین راجہ سے بولے آپ نے مجھے ایسٹ پاکستان کی کمانڈ تو دے دی ہے لیکن مجھے اپنی داشتاؤں کی کمانڈ کب دو گے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں پر جنرل نیازی کا امیج خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور کتابوں میں تحریر ہے کہ ایسی تمام تر مغلظات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنرل نیازی نے سانحہ مشرقی پاکستان اور اپنے جنگی ایام کی آپ بیتی دی بیٹریال آف ایسٹ پاکستان تحریر کی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ میں نے ہتھیار کیوں ڈالے کے نام سے چھپ چکا ہے۔ کیا عمران خان جنرل نیازی کے رشتہ دار ہیں؟ جنرل نیازی اور عمران خان دونوں نیازی قوم سے ہیں اور دونوں میاں والی کے رہنے والے ہیں، لیکن کپتان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان شیرمان خیل نیازی ہیں جبکہ جنرل نیازی کا تعلق نیازی قوم کی سہراب خیل شاخ سے تھا۔ جنرل نیازی کے پروفیشنل کیریئر کی بات کرنی جائے تو بنگلور کی ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ کے بعد 1942 میں انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ انہیں اپنے فوجی کیریئر کے آغاز پر دوسری جنگ عظیم لڑنے برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جنگ عظیم دوم میں بہادری اور جواں مردی دکھانے والے امیر عبداللہ خان نیازی کو ملٹری کورس سے نوازا گیا اور انہیں برٹش انڈین آرمی کی طرف سے ٹائیگر نیازی کا خطاب دیا گیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی نے 1945 میں لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان کی نگرانی میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے پیشہ ورانہ عسکری ٹریننگ حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد کیپٹن امیر عبداللہ خان نیازی نے پاک آرمی کو جوائن کیا اور انہوں نے کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بریگیڈیئر نیازی کی شاندار جنگی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہلال جرأت سے نوازا۔ 1971 تک امیر عبداللہ خان نیازی پرموٹ ہو کر لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے۔ ایسے میں جنرل نیازی کو مشرقی پاکستان کی کمانڈ دے دی گئی۔ 1915 میں میاں والی کے مضافاتی علاقے بولوخیل میں پیدا ہونے والے امیر عبداللہ خان نیازی 1 فروری 2004 کے روز 89 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور کینٹ کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کومنٹ سے آگاہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔